नमस्कार साथियों। मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 9 अगस्त 2025। हम लोग जो है 9 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं पीडीएफ के द्वारा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से और बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, और मुख्य थीम पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? ये कौन है अन्नू रानी और क्यों है चर्चा में? ये कौन है अन्नू रानी, तो बात करेंगे इसके बारे में, पूरे विशेष बात करेंगे कि क्या है और क्यों चर्चा में है ना। चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन से बातचीत करते हैं और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना लॉन्च किया गया है? यह जो योजना लॉन्च किया गया है कहां पर? असम में लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे क्या है कि हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 है ना योजना को लॉन्च किया गया है? ये किस राज्य में? तो असम में लॉन्च किया गया है ना। आइए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री जो है आपको वर्तमान में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और इनके द्वारा ही, हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा ही गुवाहाटी में, कहां पर? जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी में मुख्यमंत्री निजुत मोइना, आपको क्या है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। और यह योजना जो है उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए एक मासिक वित्तीय सहायता योजना है। यदि बात करें इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में हाई स्कूल से लेकर पीजी स्तर तक की छात्राओं को जो है मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? यहाँ पर जो है मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसको? उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली खास करके लड़कियों को, है ना। हाई स्कूल के जो प्रथम वर्ष की छात्रा होंगी, जो 10 महीने तक कह सकते हैं कि 10 महीने तक इनको जो है हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे जो हाई स्कूल के प्रथम वर्ष की छात्रा को 10 महीने तक हर महीने जो है कितने रुपए मिलेंगे? तो 10,000 रुपये मिलेंगे। और बात करें आपको स्नातक स्तर, कौन सी बात करें कि स्नातक, यहाँ पे जो है आप ध्यान रखेंगे कि स्नातक स्तर की छात्रा को 12,500 रुपये मिलेंगे। यानी हर महीने कितने मिलेंगे? 1,250 रुपये। और याद यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पीजी की, जो पीजी स्तर की छात्रा होंगी उनको कितने मिलेंगे? साल में 10 महीने तक जो है हर महीने 25,000 रुपये मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे किनको कितना मिल रहा है। देखिए हाई स्कूल की जो प्रथम वर्ष की छात्रा है ना, जो हाई स्कूल के प्रथम वर्ष की छात्रा होंगी उनको 10 महीने तक हर महीने कितने? 10,000 रुपये। जबकि स्नातक स्तर की छात्रा को 12,500 रुपये मिलेंगे। यानी हर महीने कितने? तो 1,250 रुपये मिलेंगे। यदि बात करें कि पीजी स्तर की छात्रा को कितने मिलेंगे, तो पीजी स्तर की जो छात्रा को है साल में 10 महीने तक कर सकते हैं, हर महीने कितने मिलेंगे? 25,000 रुपये मिलेंगे। तो ये समझ चुके होंगे कि किस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग किस राज्य के बारे में? असम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो असम के द्वारा जो है कौन सी योजना लाई गई है? आपको यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं? ये आपको मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? असम के। और इनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और इनके द्वारा ही खास करके लड़कियों के लिए, है ना, कि लड़कियों को क्या किया जाए? उच्च शिक्षा में एक तरह से बढ़ावा दिया जाए। जो महिला होती है, जो लड़कियां होती है, उनको क्या सामाजिक तौर पर उतना कह सकते हैं कि बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इसीलिए राज्य सरकार क्या किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा, असम राज्य के द्वारा लड़कियों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके लिए जो है कह सकते हैं कि मासिक वित्तीय सहायता लाया गया है। और इस योजना का क्या नाम है? तो योजना को आपको ध्यान रखना है, क्या है? मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, जिसका कि कह सकते हैं कि ये जो है इस बार जो है 2.0 योजना लाया गया है ना। तो 2.0 है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे क्या है प्रश्न, ठीक है। देखिए क्या है प्रश्न, पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? क्या है प्रश्न? प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी तरह से पढ़ेंगे। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो ये विधानसभा बनी है, दिल्ली विधानसभा बनी है ना। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? विधानसभा देखने को मिलता है ना, जहाँ पर की 70 सीटें हैं। यदि बात करें कि दिल्ली विधानसभा में, तो दिल्ली विधानसभा जो है हाल ही में जो है ई विधान का अर्थ होता है कि पेपर लेस, है ना।
जो दिल्ली विधानसभा जो है पेपरलेस और 500 किलोवाट सौर ऊर्जा प्लांट का यहाँ पर क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और इसी के तहत कह सकते हैं कि दिल्ली ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जहां पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये जो विधानसभा है क्या हो जाएगी, अब पेपरलेस हो गई है। ठीक है, तो ये आपको कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा जो है क्या हो चुकी है, पूरी तरह से पेपरलेस। तो दिल्ली विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा बन गई है जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी और साथ ही विधानसभा अब जो है पूरी तरह से क्या होगा, पेपरलेस होगा। समझ रहे हैं बात को कि यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपको किसी ना किसी परीक्षा में क्या होगा, पूछा ही जाएगा कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है, तो ये दिल्ली बनी है। और दिल्ली विधानसभा जो है यहाँ से आपको दो बातें याद रखनी है। क्या, तो दिल्ली विधानसभा एक ऐसी एकलौती विधानसभा बन गई है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होगी और साथ ही यह अब जो है पूरी तरह से क्या होगी, पेपरलेस होगी। तो ध्यान रखेंगे कि पेपरलेस ऐसी कौन सी विधानसभा है, तो दिल्ली विधानसभा है ना। और यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, किस चैनल पर मिलेगा, तो ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। पीडीएफ की आपको यदि आवश्यकता है कि पीडीएफ से आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा किस चैनल पर, तो ये एक टेलीग्राम का चैनल है। और टेलीग्राम चैनल पर जो है आप जा सकते हैं और वहां पर जो है टेलीग्राम पर सर्च करना होगा सानवी जीएस सेंटर पटना। और यहाँ पर आपको प्रतिदिन का आपको कह सकते हैं कि आपको पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप यहाँ से पीडीएफ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसी कौन सी विधानसभा है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस है और कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा से चलने वाली वो विधानसभा है। तो ये विधानसभा आपको दिल्ली विधानसभा। दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता है। और दिल्ली में किसकी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं दिल्ली में, तो 70 सीटें हैं ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो हम लोगों के सामने में है, हाल ही में है ना, कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने जो है पोलैंड मीट में, पोलैंड मीट में 62.59 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीती है। ये कौन है, यही है अन्नू रानी है। कौन है ये, अन्नू रानी है ना। तो अन्नू रानी के बारे में बात कर लेते हैं कि अन्नू रानी जो है कितना मीटर तक भाला फेंकी है, तो ये जो भाला फेंकी है 62 पॉइंट कह सकते हैं 59 मीटर दूरी तक भाला फेंकी है। और इसी के तहत यह कह सकते हैं कि इस सीजन का इनका क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और इन्होंने जो है यह उपलब्धि अपने दूसरे प्रयास में यह हासिल की है ना। 2-3 बार फेंकना पड़ता है कि आप कितने दूरी तक फेंक सकते हैं। और इसी के तहत जो है कह सकते हैं कि ये जो अन्नू रानी है आपको क्या दिखाई पड़ रही है, स्वर्ण पदक जीतते हुए दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है अन्नू रानी कितने मीटर तक भाला फेंकी है, तो 62.59 मीटर फेंकती है। और इसी के तहत आपको ये खेल कहाँ पर हो रहा है, ये प्रतियोगिता यदि बात करें कि ये प्रतियोगिता हो कहाँ पर है, तो ये प्रतियोगिता आपको पोलैंड के आपको सेचिन शहर में हो रहा है ना। सीधा सा बात है, आपको जगह शहर का नाम आपको जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है शहर देशों का नाम याद रखना है कि यह प्रतियोगिता कहाँ पर हो रहा है। यह प्रतियोगिता जो है पोलैंड में हो रही है। और यह वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रांच लेवल मीट का ये हिस्सा भी थी है ना। ये छोड़ देना, इसके लिए आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या क्या रखना है इस जगह से प्रश्न ध्यान रखना है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने पोलैंड मीट में जो है 62.59 मीटर में जो है भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीती है, तो ये कौन है, अन्नू रानी है ना। ये जो आप तस्वीर देखे थे मुख्य पृष्ठ पर जो देखे थे अन्नू रानी का, तो यही है अन्नू रानी जिन्होंने क्या है भाला फेंक। इसी को कौन सा खेल बोला जाता है, इंग्लिश यदि बात करें तो इंग्लिश में आपको बताते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, जेवलिन थ्रो बोला जाता है ना। तो जेवलिन थ्रो बोला जाता है, भाला फेंक बोला जाता है। और हाल ही में जो है भाला फेंक दिवस मनाया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाला फेंक दिवस, आपको कल ही बताया है वीडियो में कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है ना। जो नीरज चोपड़ा जो है कह सकते हैं कि 2021 में क्या जीतते हैं, आपको स्वर्ण जो जीतते हैं 2021 टोक्यो ओलंपिक में, उसी की याद में कह सकते हैं कि हम लोग मनाते हैं क्या, भाला फेंक दिवस। आप लोग कमेंट करिए कि भाला फेंक दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि कल के वीडियो में आपको बताए हैं। और यही खेल है भाला फेंक दिवस है ना। यहाँ पर भाला फेंक है, क्या है, भाला फेंक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जेवलिन थ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेवलिन थ्रो के कितनी दूरी तक आप जेवलिन को फेंक सकते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं। ये अन्नू रानी को आपको याद रखना है कि ये जो अन्नू रानी है ये किस खेल में से संदर्भित है, तो ये आपको भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संदर्भित है। और हाल ही में कहां पर, ये आपको पोलैंड में क्या जीतती है, आपको स्वर्ण पदक जीतती है ना। तो आपको कितना पॉइंट पॉइंट छोड़ देना, पॉइंट यदि आप नहीं भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ये पॉइंट जरूरत नहीं है कि ये आपको मीटर याद रखना है। आप सीधा याद रखना है कि मान के चलिए कि आपको भारतीय एथलीट जो है आपको अन्नू रानी, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, इस सब प्रश्न, जितना भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्रश्न मान लीजिए हो सकता है किसी परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। तो अच्छे से जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपको करंट अफेयर्स से बनेगा नहीं प्रश्न। इसलिए मान के चलिए आपको एक लाइन
हो सकता है कि आप एक लाइन पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जब अंदरूनी भाग पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या होगा, किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा तो अच्छे तरह से क्या हो जाएगा, कवर होगा। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न हो सकता है कि नीचे लाइन से कहीं से पूछ दे, तो आप लोगों को क्या होगा, प्रश्न बनेगा, है ना। यदि ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि प्रश्न ना बने, इसलिए जो है 2-3 लाइन हम लोगों को नीचे उतरना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि प्रश्न आपको अच्छे से कवर होगा। ठीक है, किसी भी परीक्षा के लिए। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किस देश में हो रहा है। ये स्टार्ट हो चुका है, हाल ही में विश्व खेलों के 12वें संस्करण ये स्टार्ट हो चुका है, और ये स्टार्ट कहां पर हुआ है, ये चीन में स्टार्ट हुआ है। 17 सदस्यीय जो भारतीय टीम है 17 अगस्त तक चीन के चेंगदू में, कहां पर होने वाला है, तो चीन के चेंगदू में होने वाला ये विश्व खेल 2025 में भाग लेने के लिए क्या है, पूरी तरह से सभी खिलाड़ी किया है, तैयार है। और सभी खिलाड़ी कहां जा चुका है, चीन जा चुके हैं, है ना। चीन के चेंगदू शहर जा चुके हैं। और यह खेल का आयोजन यदि बात करते हैं कि यह खेल का आयोजन कब से हो रहा है, ये 1981 से हो रहा है। और 1981 से जो है ये प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। कितने दिनों पर होता है, ये प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है। जैसे अधिकांश आपको जो दिखाई पड़ता है खेल कितने दिनों पर होता है, तो 4 वर्षों पर ही होता है। तो ये आपको कह सकते हैं कि 1981 से प्रत्येक 4 वर्ष में ये आयोजित होने वाला ये खेल है। और इस खेल में कौन सा खेल सम्मिलित किया जाता है, तो वैसे खेल को सम्मिलित किया जाता है कि जो कि ओलंपिक में, मान चलिए कि ओलंपिक में वो खेल को सम्मिलित नहीं किया जाता, और उस खेल को किस में सम्मिलित किया जाएगा, तो विश्व खेलों में सम्मिलित किया जाएगा, है ना। तो इन खेलों में कह सकते हैं कि इन खेलों में ऐसे खेल को शामिल है, कह सकते हैं ऐसे खेल शामिल है जो ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि मान के चलिए इनमें कौन कौन से खेल, तो खेल आपको जरूरत नहीं है कि कौन कौन सा खेल, मान के चलिए कि 34 तरह का खेल है, तो 34 तरह के खेल को इसमें शामिल किया जाता है, तो खेल को आपको जरूरत नहीं है ना। सीधी सी बात है, हम लोग भारत से आते हैं तो भारत से संदर्भित कुछ जो प्रश्न बन सकता है यहाँ से उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो भारत 1981 में अपने पहले संस्करण से ही विश्व खेलों में भाग ले रहा है। तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से भारत भी भाग ले रहा है। और अब तक यदि बात करें कि अब तक भारत ने कितना स्वर्ण और कितना कह सकते हैं कि पदक जीता है, तो भारत जो है अब तक मात्र एक ही स्वर्ण जीता है ना। 1981 से बात करें कि कितना स्वर्ण भारत के द्वारा जीता गया है, तो भारत के द्वारा मात्र एक स्वर्ण, एक रजत और कांस्य पदक जीता गया है। कितना, एक स्वर्ण, एक रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीत चुका है भारत। और देश को कह सकते हैं एकमात्र स्वर्ण पदक कब मिला था, तो ये 2013 में मिला था। किनके द्वारा, ये आदित्य मेहता है जो कि बिलियर्ड्स खेल से संदर्भित है। कौन से खेल खेलते हैं, तो ये बिलियर्ड्स खेल खेलते हैं आदित्य मेहता, और इनके द्वारा ही 2013 में कौन सा पदक जीता जाता है, तो स्वर्ण पदक जीता जाता है। तो एक खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है कि आदित्य मेहता। तो आदित्य मेहता किस खेल से, तो आपको बिलियर्ड्स से, जो कि आपको 2013 में आपको विश्व खेलों में क्या जीतते हैं, स्वर्ण पदक जीतते हैं। तो ध्यान रखना है कि इस बार जो है 12वें संस्करण का आपको विश्व खेलों का आयोजन कहां पर हो रहा है, तो ये खेल का आयोजन हो रहा है चीन के चेंगदू शहर में हो रहा है ना। और भारत के जो 17 सदस्यीय टीम जो है कह सकते हैं कि आपको कहाँ जा चुके हैं, तो जो भारत के जो जितने भी 17 सदस्यीय टीम है ये जा चुके हैं, आपको 17 सदस्यीय भारतीय टीम है और ये जा चुके हैं चीन, है ना। और ये खेल का आयोजन कर सकते हैं कि 17 अगस्त तक होने वाला है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, कश्मीर से संदर्भित है। क्या है प्रश्न, कि कश्मीर घाटी में माल परिवहन के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। क्या है कि कश्मीर घाटी में आपको जो है वस्तु की जो ढुलाई होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है, कि वस्तु की जो परिवहन होती है ना, तो वस्तु परिवहन के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ये स्टेशन है आपको अनंतनाग रेलवे स्टेशन। तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में है। और ये जम्मू कश्मीर में यदि बात करें ये किस रेलवे के अंतर्गत आता है, तो ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत, जोन के बारे में बात कर रहे हैं कि किस जोन में आता है, तो ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। और अपने जम्मू डिवीजन, एक नया डिवीजन हाल ही में बना है, कौन सा डिवीजन बना है, तो जम्मू डिवीजन बना है। और जम्मू डिवीजन के अंतर्गत अनंतनाग रेलवे स्टेशन को कह सकते हैं कि वस्तु की आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर जो है खोल दिया गया है। और इस निर्णय के साथ कह सकते हैं कि अनंतनाग जो अब जो है आने जाने वाले वस्तु दोनों को संभालने के लिए सुसज्जित है, जिससे पूरे कश्मीर में व्यवसायों के लिए एक नया और कुशल परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा, है ना। इससे पहले यदि बात करते हैं कि कश्मीर घाटी की बात करें, कश्मीर घाटी में ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था जहां से कह सकते हैं कि वस्तु की आवाजाही हो सके। तो वस्तु की आवाजाही के लिए जो आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सा रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ रहा है, अब जो है जम्मू कश्मीर के कह सकते हैं कि उत्तर रेलवे के अंतर्गत जो कश्मीर घाटी में है ये अनंतनाग जो रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माल की आवाजाही के लिए कह सकते हैं ये पूरी तरह से खोल दिया गया है। यदि यहाँ पर से वस्तु की आवाजाही होती है तो यहाँ के जो व्यक्ति होंगे उनको क्या होगा, फायदा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि मान चलिए कि अनंतनाग रेलवे स्टेशन के बारे में, ठीक है।
चले अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या अगला प्रश्न, कि हाल ही में सिलिडस क्या है, हाल ही में आपको सिलिडस 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो सिलिडस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है किनके द्वारा किया गया है? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में कौन है? तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कौन है? तो केंद्रीय बाल एवं विकास मंत्री। यदि बात करें कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं। और इनके द्वारा ही कहां पर? तो नई दिल्ली में। किनके इनके द्वारा बात कर सकते हैं कि कहां पर, किस स्थान पर? तो ये नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में यदि बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलिडस 2 बोलते हैं, अग्रणी महिलाओं के लिए जो है ये कार्यशाला के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है ना। ये सिलिडस जो है आपको कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? ये दूसरा संस्करण इस बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है कि सिलिडस के बारे में ना जानते हो, है ना। तो सिलिडस थोड़ा सा जान लीजिए कि ये संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यालय के द्वारा आयोजित यह 2 दिवसीय कार्यशाला है। और महिला आरक्षण अधिनियम जो 2023 में आता है, कब आता है? महिला अधिनियम आरक्षण जो मान लीजिए 2023 में आता है, ऐतिहासिक रूप से जब पारित होता है, कह सकते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अवसर आयोजित की जा रही है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये महिला आरक्षण अधिनियम जो आता है पारित होने के बाद जो है महत्वपूर्ण अवसर आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा में क्या होती है? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। तो ये सब बात अभी छोड़ दीजिए, आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा। आपको जब भी मान चलिए कि पॉलिटी पढ़िएगा तो वहां पर आप लोगों को इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, महिला आरक्षण अधिनियम के बारे में। अभी आप करंट अफेयर्स के अंतर्गत रहना है। क्या करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या रहिएगा कि हाल ही में सिलिडस 2 पॉइंट जो कार्यक्रम दिखाई पड़ रहा है, सिलिडस 2 दिखाई पड़ रहा है ना। ये कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा? तो कार्यक्रम का उद्घाटन सीधी सी बात है आपको श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। तो कहां पर? तो नई दिल्ली में, है ना। और ये किससे संदर्भित है? तो ये महिलाओं से संदर्भित है ना। और वर्तमान में यदि बात करें कि वर्तमान में जो लोकसभा 18वीं लोकसभा है इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो ये 14% है। ये तो आपको फैक्ट मान चलिए आपको जीएस संदर्भित दे देते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में नया अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? प्रश्न कि हाल ही में नया अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। पर्यटन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। आप लोग जानते होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत को, है ना। तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। और नया अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर्यटन मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? ये लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि नया अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता और विविध आकर्षणों का क्या कह सकते हैं कि आकर्षणों को प्रदर्शित करता है, और यात्रियों और हितधारकों के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में ये काम करता है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सीधी सी बात है कि पर्यटन को बढ़ावा देना और भारत की यात्रा को क्या करना है? आसान बनाना है। तो ये पर्यटन मंत्रालय का एक उद्देश्य रहता है कि पर्यटन को क्या करना है? बढ़ावा देना है, और भारत की यात्रा को क्या करना है? आसान बनाना है। जितना पर्यटन होगा भारत में उतना क्या होगा? भारत सरकार को फायदा होगा। इसीलिए जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है पर्यटन को क्या किया जाता है? बार बार बढ़ावा दिया जाता है ना। तो जो भी मान चलिए कि यदि विदेशी कोई भी आते हैं भारत, तो अपने साथ क्या लेके आएंगे? डॉलर लेके आएंगे। और डॉलर जब लेके आते हैं तो भारत की क्या कह सकते हैं कि सीधी सी बात जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है क्या होता है? यहाँ पर फायदा देखने को मिलता है। इसीलिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है या किसी भी सरकार के द्वारा, ऐसा केवल भारत सरकार के द्वारा नहीं कह सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा सभी आपको देशों के द्वारा, सभी राज्यों के द्वारा दिया जाता है ना। क्योंकि उससे क्या होता है? फायदा मिलता है राज्यों को भी उसके द्वारा कह सकते हैं, और उसके बाद देश को भी, सभी को फायदा देखने को मिलता है। इसीलिए कह सकते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न जो है आपको इंडेक्स से संदर्भित है। क्या है इंडेक्स से संदर्भित? हाल ही में एआईसीटी इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स आया है? एआईसीटी इंडेक्स 2025 आया है। और इसमें पूछा जा रहा है किसे भारत में पहला स्थान दिया गया है? तो बेंगलुरु सिटी को दिया गया है ना। किस कौन सा सिटी को? तो बेंगलुरु सिटी को दिया गया है। तो ये कर्नाटक का सीधी सी बात है, कर्नाटक की राजधानी भी है। और आपको अधिकांश जो है एआई से संदर्भित जो भी काम होती है वो कहाँ पर होती है? आपको बेंगलुरु में होती है। तो हाल ही में एआईसीटी इंडेक्स में कह सकते हैं कि भारत का पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? ये बेंगलुरु को। यदि विश्व में बात करें कि विश्व में बेंगलुरु का किस स्थान पर रखा गया है, तो विश्व में बेंगलुरु को जो है 26वां स्थान पर रखा गया है ना। तो ध्यान रखेंगे बेंगलुरु को जो है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में किस स्थान में, ये किस स्थान को प्राप्त किया है? तो बेंगलुरु सिटी जो है आपको 26वां स्थान प्राप्त किया है। और यही भारत की यदि बात करते हैं, भारत में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, तो भारत में आपको शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। जबकि
यदि बात करें कि विश्व में, तो विश्व में ये कौन सा स्थान प्राप्त करता है, तो ये 26वां स्थान प्राप्त करता है। यह जो है मान चलिए कि क्या है, यह एक वैश्विक बेंचमार्क रिपोर्ट है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शहरों की क्षमता, निवेश और नवाचार के आधार पर उनका क्या करती है, ये मूल्यांकन करती है। तो ध्यान रखेंगे, यह क्या है, एक वैश्विक बेंचमार्क रिपोर्ट है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शहरों की क्षमता, निवेश और नवाचार के आधार पर क्या करती है, उनका ये मूल्यांकन करती है। उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों मानक चलिए कैसा किया जाता है, तो उद्देश्य सीधी सी बात है कि अनुसंधान एवं विकास, बुनियादी ढांचे, शासन और वास्तविक दुनिया में एआई के उपयोग के क्षेत्र में एआई विकास को आगे बढ़ाने वाले अग्रणी वैश्विक शहरी केंद्रों की पहचान करना और उन्हें रैंक करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में एआईसीटी इंडेक्स 2025 में किसे भारत का पहला स्थान दिया गया है, ये बेंगलुरु सिटी को दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ध्यान रखना है कि बेंगलुरु सिटी को, भारत में कौन सा स्थान, तो भारत में जो है पहला स्थान। ठीक है, एआई में कह सकते हैं इंडेक्स में भारत में पहला स्थान। और विश्व में यदि बात करें तो विश्व में बेंगलुरु सिटी को कौन सा स्थान, 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, एआई जो है अभी के तौर पर देखते हैं तो सभी काम जो है एआई से क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। और एआई जो है अभी के तौर पर कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, ये किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है एडेमोला ए एडेनले को सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है एडेमोला ए एडेनले को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि एडेमोला ए एडेनले को जो है कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस वर्ष कह सकते हैं कि ये पहला पुरस्कार स्टार्ट ही हुआ है ना। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं एडेमोला ए एडेनले, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं नाइजीरिया, नाइजीरिया की ये प्रोफेसर हैं। तो नाइजीरिया के प्रोफेसर जो एडेमोला ए एडेनले दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं को एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जो है स्थापित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है। ये स्थापित किया गया, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, ये पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च एक फाउंडेशन है और द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज ये मान चलिए कि एक संस्था है और इनके द्वारा जो है एक पुरस्कार की स्थापना किया गया है। और वो उस पुरस्कार का नाम क्या रखा गया है, तो एमएस स्वामीनाथन रखा गया। क्या नाम रखा गया, एमएस स्वामीनाथन। और इस वर्ष जो है पहला पुरस्कार ही स्टार्ट किया गया है, इस वर्ष जो है पहला पुरस्कार ही स्टार्ट किया गया। और पहला पुरस्कार किनको दिया गया है, नाइजीरिया के जो प्रोफेसर है, कौन है, आपको नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेमोला ए एडेनले हैं। ठीक है, तो ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपको नाइजीरिया के प्रोफेसर हैं, कौन है प्रोफेसर का नाम, एडेमोला ए एडेनले हैं। तो इन्हीं को ये कह सकते हैं कि इस वर्ष का जो है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है पहला स्वामीनाथन पुरस्कार है और ये जो है इनको प्राप्त हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये नाइजीरिया के प्रोफेसर हैं एडेमोला ए एडेनले। ठीक है, और इनको जो पुरस्कार दिया गया किनके द्वारा, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनको पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन है, उन्हीं के कह सकते हैं कि याद में ये सब काम किया जा रहा है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में क्या है, कि हाल ही में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह, क्या नाम है, कि हाल ही में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह, क्या नाम है दुर्लभ रक्त समूह का, तो CRIB अभी वर्तमान में रखा गया है। CRIB किस देश में खोजा गया है, तो ये खोजा गया है कहां पर, अपने देश भारत में खोजा गया है। तो दुनिया का कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे रक्त समूह, आप लोग तो वर्तमान में 4 ही रक्त समूह पढ़े होंगे है ना, यदि 4 के बारे में पॉजिटिव निगेटिव मिला दे तो मान के चलिए 8 पढ़े होंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग मान के चलिए वैसे अभी तक में कह सकते हैं कि 48 ग्रुप हो चुका है। ठीक है, खोज 48 ग्रुप का हो चुका है, तो सभी का जरूरत नहीं है, लेकिन जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत है उसको कम से कम ध्यान रखिए कि मान के चलिए कि दुनिया की यदि बात करें कि दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है, तो ये आपको कहां पर, भारत में खोजा गया है। भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक नए अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह का क्या किया गया है, खोज किया है, CRIB की पहचान की है। और ये महिला है कहां पर, यदि भारत की है तो भारत की है कहां पर, तो भारत की बेंगलुरु, अभी जस्ट बात किए थे बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु के निकट जो है आपको एक शहर देखने को मिलता है, कोलार शहर देखना। और वैसे कोलार खान के नाम से भी आप लोग जानते होंगे है ना, सोने की खान यहाँ पर है। ठीक है, तो सोने की खान यहाँ पर यह शहर भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंगलुरु के निकट आपको एक शहर देखने को मिलता है, कोलार देखने को मिलता है। और यहाँ की एक 38 वर्षीय महिला है,
इनमें जो है आपको एक अज्ञात रक्त समूह पाया गया है, जिसे जो है अब औपचारिक रूप से CRIB के रूप में मान्यता प्राप्त है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जो है अब तक का खोजा गया सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। हो सकता है, ऐसा माना गया कि यह अब तक का जो है दुर्लभ रक्त समूह हो सकता है, और केवल एक ही व्यक्ति में इसकी क्या हुई है, पुष्टि हुई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाल ही में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह कहां पर खोजा गया है। ये रक्त समूह खोजा गया है अपने भारत में, है ना। वर्तमान में इसका नाम यदि बात करें कि इसका नाम वर्तमान में क्या रखा गया है, तो CRIB अभी रख दिया गया। हो सकता है कि इसका नाम परिवर्तन कर भी दिया जाए, लेकिन अभी इसी नाम से मान के चलिए इसको जाना जाएगा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह यदि बात करें कि दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह किस देश में खोजा गया है, तो इसका जो खोज हुआ है कहां पर, अपने देश भारत में ही हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट चलाते हैं, तो करंट अफेयर्स जो लगभग 10 क्वेश्चन देते हैं, जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रहता है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग देते हैं। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का इतना ही प्रश्न रखेंगे, लेकिन हम लोग बातचीत करते हैं कि पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, उसका सही आंसर क्या बनेगा, क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है क्या है प्रश्न कि निम्न में से किसे हाल ही में बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आने वाले जो है 1 सितंबर से, है ना, तो 1 सितंबर से जो है आपको सचिव कौन बन जाएंगे, जो बिहार के जो नए सचिव बनेंगे कौन होंगे, तो आपको प्रत्यय अमृत होंगे। कौन होंगे, तो प्रत्यय अमृत होंगे। तो 1 सितंबर कह सकते हैं कि आने वाले जो है आपको 1 सितंबर से आपको बिहार के नए सचिव होंगे, कौन होंगे, प्रत्यय अमृत होंगे। प्रत्यय अमृत जो है आपको जो दिखाई पड़ेंगे मुजफ्फरपुर के। और ये जो है नीतीश कुमार के क्या है, कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के चहेते व्यक्ति हैं, और इसी वजह से नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि अभी जो है सर्वाधिक काम कहाँ पर है, पटना में ही है। इसी वजह से जो है आपको दिखाई पड़ते हैं प्रत्यय अमृत को क्या दिखाई पड़ते हैं कि पटना लाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कह सकते हैं, और पटना क्या कह सकते हैं, और आपको बिहार कह सकते हैं। पटना में है तो मान लीजिए यहाँ पर रहेंगे तो पूरे बिहार कंट्रोल रहेगा, है ना। तो बिहार का मान चलिए कि आपको सीधी सी बात है कि बिहार का मुख्य सचिव जो दिखाई पड़ते हैं कौन दिखाई पड़ेंगे, आपको प्रत्यय अमृत दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न को जो है आपको कल पूरे विस्तार से बताए थे, कल के वीडियो में इस प्रश्न को आपको अच्छे से बताए, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं आज का क्या प्रश्न है। आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं, और आज का प्रश्न जो है कल के वीडियो से ही आपको, है ना, कल का वीडियो यदि आप अच्छे से वीडियो को वॉच किए होंगे, कल का यदि थीम भी आप अच्छे से वॉच किए होंगे, कल के थीम से ही है, मुख्य पृष्ठ से ही ये प्रश्न लिया गया है। देखिए क्या है प्रश्न, और आप लोगों को इसका आंसर बताना है। उम्मीद है कि आप लोग आंसर बताइएगा। आंसर क्या है, देखते हैं कि क्या होगा आंसर। आप लोग पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि सभी कोई जानते होंगे, निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन बनी है हाल ही में, या कौन बने हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, या रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, या सारा तेंदुलकर, है ना। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको जो भी ऑप्शन लगता है कि सही होने वाला है, इसका आपको आंसर देना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आपको आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। यदि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है और वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। जहां तक हो सके जिस भी दोस्तों के साथ आप मान चलिए अपने आसपास में पढ़ते हो, साथ में पढ़ते हो, तो उस दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। और वीडियो को जो है मान चलिए कि आपको क्या, जहां भी जिस चैनल पर देख रहे हैं, आपको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।